खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, करंट की जद में आने से मां बेटी की हुई मौत। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद स्थित पांडे सिंघा की घटना। बनियाडीह के कबरीबाग कोयला खदान में अक्टूबर से शुरू हो जाएगा उत्पादन। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। दूसरे राजनीतिक दल पर उठाए सवाल। हड़ताल पर गए गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी। 5 सूत्री मांग को लेकर किया आंदोलन का रुख अख्तियार। और जिले के अलग अलग इलाकों में फैल रही है बच्चा चोरी की अफवाह। बुलाकी रोड में एक व्यक्ति को पकड़कर लोगों ने की धुनाई, किया पुलिस के हवाले। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित उदनाबाद के पांडे सिंघा में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका लक्ष्मण वर्मा के बड़े सुपुत्र बबलू की 38 वर्षीय पत्नी रेखा देवी और पुत्र सतीश कुमार था। बताया गया कि बक्से पर एक टेबल फैन पड़ा था और रेखा देवी बेटे के साथ बक्से को खोल रही थी। इसी दौरान टेबल फैन के कटे तार के संपर्क में आ जाने से दोनों की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर महतोडीह पिकेट पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। वहीं मंगलवार को गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के जिम्मे कर दिया गया। कुमार यादव, उदनाबाद मुखिया प्रतिनिधि। कल 4:30 बजे दोपहर को घर के वायरिंग तार से हमारे उदनाबाद ग्राम अंतर्गत पांडे सिंघा के रेखा देवी, उनका बेटा सतीश कुमार, दोनों का मौत हो गई। उसी क्रम में हम लोग थाना को सूचना मिला, थाना द्वारा पोस्टमार्टम को सदर अस्पताल भेजा गया। फिर पोस्टमार्टम करके हम लोग बॉडी को वापस घर ले जा रहे हैं। अच्छा, कैसे हुआ था ये? बिजली तार से बक्सा था, चदरा का बक्सा था, बक्सा के ऊपर LCD लगा हुआ था। बक्सा में कुछ निकालने गए और तार कहीं खुला हुआ था और पूरे बक्से में करंट आ गया। इसके कारण से माँ और बेटा दोनों की मौत हो गई। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 स्थित बुलाकी रोड में मंगलवार की दोपहर बच्चा चोर के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़कर स्थानीय लोगों के द्वारा पिटाई कर दी गई। हालांकि इसकी सूचना स्थानीय वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी को मिलने के बाद वार्ड पार्षद ने भीड़ से उक्त युवक को बचाकर बाहर निकाला और उसे फिर पूछताछ के बाद नगर थाना पुलिस के PCR वैन को सौंप दिया। मामले में वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी ने बताया कि युवक बुलाकी रोड स्थित BNSDAV के बच्चों और बुलाकी रोड में स्थित दूसरे स्कूल के बच्चों का गुपचुप तरीके से वीडियो बना रहा था, जिस पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उक्त युवक को धर दबोचा और उससे वीडियो बनाने संबंधित सवाल जवाब करने लगे, लेकिन युवक इस मामले में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद स्थानीय लोग उस पर टूट पड़े। लोगो ऑफिसर में काम करो भाई को। अरे भाई अरे तारो हाडे हेलो बच्चे चोर बनवा लो, बुला के छोड़ो। आज नगर थाना क्षेत्र बुलाकी रोड वार्ड नंबर 27 में एक अज्ञात व्यक्ति
वो आए और उस टाइम डीएवी स्कूल की भी छुट्टी हुई थी और मिर्ज़ा गालिब स्कूल जो है बालिका स्कूल है वहाँ पर उसका भी लंच टाइम हुआ था और एक नोवेल पब्लिक स्कूल है उसका छुट्टी हुआ था। तो अमूमन देखिए ये हमारे वार्ड में बुलाकी रोड में अमूमन जो है 5-6 स्कूल है। तो स्कूल है तो उस टाइम वो गलत ढंग से वो फ़ोटो ले रहा था, चोर के जैसा वो फ़ोटो ले रहा था। तो उसको हमारे मोहल्ला के कुछ लोग उसको पकड़े। तो पकड़ने के बाद में उसको पूछताछ किया तो हम लोग के मोहल्ला के कुछ गणमान्य व्यक्ति आए। तो फिर हमको तुरंत फ़ोन से बात हुई तो हम बोले ठीक है हम फ़ौरन आते हैं। तो हम गए तो हम उससे पूछताछ किए कि भाई कहाँ से है। तो वो कुछ बताने नहीं चाह रहा था, वो खाली बोल रहा कि वो हम लोग एगो आईडी में है, हम लोग उसको लॉगिन कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे। तो उससे अगर आदमी प्रयास भी किया और आदमी इस बीच में उस पर हाथ माने बहुत सा ऐसा लोग जो था कुछ लपड़ भी चला दिया तो सबको मना किए। और हमने तुरंत जो है नगर थाना क्षेत्र में हमारे नगर थाना क्षेत्र को फ़ोन किया बड़ा बाबू को। तो बड़ा बाबू आए, तुरंत पीसीआर वैन को भेजे। उसके बाद में पीसीआर वैन के बाद में आया तो सब उसको फिर वो वैन से बैठ के वो थाना चला गया। मगर अमूमन जो है इस तरह का जो घटना जो है हम लोग आए दिन सुन रहे हैं और पूरे गिरिडीह क्या लगभग जो है पूरे झारखंड का पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा माहौल चला हुआ है बच्चा चोरी का। तो हम जितने भी जो बच्चे के जो माता पिता हैं जो पेरेंट्स हैं उससे हम आवेदन करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल छोड़े और इस छुट्टी के टाइम में पर्सनली बच्चे को ले आए। लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मी मंगलवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे शहर में साफ सफाई का काम प्रभावित हो गया है। हड़ताली निगम कर्मचारियों ने निगम कार्यालय में हड़ताली सभा कर अपनी चट्टानी एकता का परिचय दिया। हड़ताली सभा का नेतृत्व कर रहे कर्मचारी नेता अशोक सिंह ने कहा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता यह हड़ताल जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोड़ जुलूम के टक्कर में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो गया। 5 सूत्री मांगों को लेकर तमाम कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर गए, जिसमें मुख्य रूप से वर्षों से कार्यरत जो दैनिक वेतन अनुबंध पर कर्मचारी हैं, जिनके संबंध में झारखंड सरकार ने एग्रीमेंट भी किया था, कैबिनेट डिसीजन भी हो गया था और अब तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया कि 10 वर्षों से जो कार्यरत है उसकी सेवा नियमित की जाए। लेकिन झारखंड में एक भी मजदूर और कर्मचारी का नगर निकाय में नियमित नहीं हो सका है। एक कमेटी बना दिया है विकास निदेशालय में और हमको लगता है 5 साल से वो खाली बैठक कर रहा है और एक भी कोई काम करवाई नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने महसूस कर लिया कि अगर हम आंदोलन पर नहीं जाएंगे तो हमारी सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी। इसलिए व्यवस्था थी कि हम लोग हड़ताल पर चले गए और हड़ताल पर जाने का सबसे पहला कारण यही है कि दैनिक वेतनभोगी अनुबंध कर्मचारी का सेवा नियमित करे। दूसरा चीज हमारा है जो वर्षों से 70% हमको मिल रहा था स्थापना मद में आवंटन, वो आवंटन सरकार ने बंद कर दिया। तो आमदनी पर कहा तुम अपना पेमेंट लो, ये संभव ही नहीं है क्योंकि एक बार ऐसा ही बंद कर दिया गया था। सिदरी का 60 महीने, उसके बाद जनमुंडी का 40 महीने, चतरा का 18 महीने, तमाम जगह लंबित होने लगा था। भीख मांगने के लिए बात हो गए थे मजदूर और कर्मचारी। तो फिर सरकार ने चालू किया, फिर देखते हैं हेमंत सरकार आई और अब शून्य कर दिया। इसलिए हम लोगों ने कहा स्थापना मद में 70% जो पूर्व से मिल रहा है। तीसरा हम लोगों ने कहा कि अब हम कोविड में जहाँ हमारी पूजा होती थी मजदूरों की कि बस स्वीपर जो है वही भगवान है, उसी ने कोविड मरीज को बचाया। जो पत्नी पति को छोड़कर भाग रहा था, पति पत्नी को छोड़कर भाग रहा था, कोई सब चुना नहीं चाहता था, मरीज चुना नहीं चाहता था। और आज हम लोगों ने कहा छोटा सा कि उसको जब कोई तरह का चिकित्सा सुविधा नहीं है, आज अगर बीमार हो जाएगा 10% भी उसको पॉकेट से लगाना है, अगर मर जाएगा तो श्राद्ध भी उसके पॉकेट से ही होना है। इसलिए हम लोगों ने कहा 20 लाख रुपये का बीमा कर दीजिए, क्योंकि ये कैंसर का निडिल, हर एक तरह का बीमारी का निडिल नाली से निकालते हैं। और आज भ्रष्टाचार के युग में किसी नगर निगम निकाय में न तो उसको जूता दिया जाता है, न मास्क दिया जाता है, सीधे नंगे पैर उसको भेज दिया जाता है। इस अवसर पर हम लोगों ने कहा 20 लाख बीमा दो। इस प्रकार 5 सूत्री मांगों को लेकर
हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। राज्य के तमाम नगर निगम निकाय में हड़ताल है, यह राष्ट्रीय स्तरीय हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम आंदोलन पर रहेंगे। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन राज्य महासंघ के आह्वान पर पूरे राज्य में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है। अभी हम लोग को 5 सूत्री मांगों को लेकर के 2011 से ही ये मामला लंबित है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग है। 100% राशि जो हमारा नियमित कर्मचारी है उसको 100% राशि देने की मांग है, और हमारा जो कर्मचारी है उसको बीमा 20 लाख रुपए का बीमा करने की जो मांग है, और जो ठेका प्रथा के नाम पर जो लूट मचाए हुए पूरे झारखंड में, आकांक्षा, श्री पब्लिकेशन, ऋतिका, स्पैरो, ये सब जो लूट मचाए उसको बंद करने की मांग की गई है। इन्हीं तमाम 5 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे राज्य में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, और जब तक हमारी मांगें मान ली नहीं जाती है 100%, तब तक हमारा हड़ताल ये चलता रहेगा। गिरिडीह विधायक सुदेवी कुमार सोनू ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरिडीह में बंद पड़े सीसीएल के अधीन बनियाडीह का कबरीबाद कोयला खदान में अक्टूबर से उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को इसका लाभ एक बार फिर मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कबरीबाद कोयला खदान को चालू कराने के लिए उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके तहत दोनों खदानों को सीटीओ दिलाने के लिए दिल्ली और रांची की कई बार दौड़ लगा रहे हैं, और तब जाकर कबरीबाद को सीटीओ मिलने की दिशा में पहल शुरू हो गई है, और जल्द ही अक्टूबर माह से कबरीबाद खदान में उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ राजनीति दल के ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सीसीएल के बंद पड़े कोयला खदानों की तकनीकी जानकारी नहीं होने के बावजूद कोयला खदान को फिर से शुरू करने के लिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ऐसे दल राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिनसे उनको परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे दल कुकुरमुत्ता श्रेणी में आते हैं। ऐसे गंभीर मामले में बिना जानकारी के कूदने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबरीबाद खदान बीते 4 साल और ओपन कास्ट खदान बीते 1 साल से बंद पड़ा है, और इसे चालू कराने के लिए कानूनी अड़चनों का सामना करते हुए उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया 1980 में आए उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुसार खनन एरिया को जंगल इलाके में रहने के कारण केंद्र सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ती है, जिसे देने में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप खदानों के इतिहास पर की गई एक टिप्पणी के आधार पर फोकस करते हुए लंबे कालखंड से कोयला उत्खनन वाले क्षेत्रों में मामले में तथ्य को जुटाने के आधार पर राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने की संभावना बनी है। इतने जद्दोजहद के बाद कुछ दिनों में कबरीबाद खदान का सीटीओ डीएफओ कार्यालय से मिलने की उम्मीद है, और अगले अक्टूबर माह तक कबरीबाद खदान में उत्पादन शुरू हो जाएगा। आज की प्रेस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण विषय गिरिडीह जिले की एकमात्र केंद्रीय उपक्रम सीसीएल के संबंध में। सीसीएल बनियाडीह, जिसके अंतर्गत 2 कोलरियाँ आती हैं। पहली कोलरी कबरीबाद और दूसरी कोलरी ओपन कास्ट। आप तमाम लोगों को यह ज्ञात है कि कबरीबाद को लगभग 4 वर्ष, 3.5 से 4 वर्ष हो गए कबरीबाद में उत्पादन ठप हुए, और ओपन कास्ट पिछले वर्ष के 31 दिसंबर तक उसका कंसेंट टू ऑपरेट था, सीटीओ, जो समाप्त होने के बाद गिरिडीह बनियाडीह क्षेत्र में आने वाली दोनों ही कोलरियों में उत्पादन ठप। यद्यपि यह विषय केंद्र सरकार का है, चूँकि ये केंद्र सरकार के उपक्रम है, लेकिन इन दोनों कोलरियों के अगल बगल में रह रहे लोग, जिनकी आजीविका इन कोलरियों के परिचालन पर निर्भर करती है, निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझ पर भी यह जवाबदेही आयद होती है कि यदि किन्हीं कारणों से कोलरी के परिचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान हम लोग करेंगे। मैं बड़े विश्वास और भरोसे से यह कह सकता हूं कि पिछले 2 वर्षों के दरमियान, चाहे वो कबरीबाद का मसला हो, चाहे वो ओपन कास्ट के मसले हो, हम लोगों ने गिरिडीह, रांची और दिल्ली किसी भी स्तर तक जाकर इस कोलरी की समस्या के समाधान का प्रयास किया। आपको याद होगा
माननीय सांसद के साथ मैं जाकर MOFCC मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में मिला था। मैं ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर MOFCC से भी हम लोग मिले थे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही, लेकिन इस प्रक्रिया की तकनीकी वजहों के कारण CTO लाने में विलम्ब हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कतिपय राजनीतिक दल जिनका इस पूरे मसले पर कोई लेना और देना नहीं है, राजनीतिक लाभ के उद्देश्यों से धरना पर बैठ के श्रेय लेने की होड़ पूरी करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनको इतनी ही जानकारी है तो TOR का फुल फॉर्म बता दें। ये तत्कालिक लाभ लेने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं कोलेरी के कार्यक्रमों को डिग्रेड करती है। अब मैं विस्तार से आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज तक जो परिस्थितियाँ निर्मित हुई वो किन कारणों से निर्मित हुई। सबसे पहली बात पर इस बात पर आ जाएं हम लोग कि हमारी दोनों ही कोलेरीज जो थी, इन लोगों ने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दिया था, EC। ये 1996 के प्रोडक्शन बेस के ऊपर राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद से CTO लेकर कार्यरत थे, कंसेंट टू ऑपरेट लेकर कार्यरत थे। 2018 में भारत सरकार के विभाग MOFCC के द्वारा स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया कि जिन कोलेरीज को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं होगा उन कोलेरीज को CTO निर्गत नहीं होगा। यह सारी बहस 2019 में थम गई कि अब किसी भी कोलेरी को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के बाद ही कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा। हम लोग मिनिस्टर से भी मिले, सारे स्तर पर हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस नियम में कोई शिथिलता या कोई विचलन नहीं हो पाया। अंततः हम लोगों ने वही रास्ता चुना जिस रास्ते पर गिरिडीह कोलेरी के भविष्य को बचाया जा सकता था, यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस का। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा जो आई वह बाधा ये थी कि कबरी बाग, जिसका इलाका लगभग 90 हेक्टेयर का है, उसमें 29 हेक्टेयर ज़मीन, 2 मौजा, एक खंडिया, एक चुंजका, 2 मौजे की 29 हेक्टेयर ज़मीन जंगल झाड़ी के तौर पर दर्ज है। और आप तमाम लोग यह जानते हैं कि 1980 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद गैर मजरूआ जंगल झाड़ी को भी डीम्ड फॉरेस्ट के तौर पर माना जाता है, और किसी डीम्ड फॉरेस्ट में किसी भी माइनिंग एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। इस वजह से पिछले महीने सिया में गया हुआ हम लोगों का टोर का प्रपोजल टर्न डाउन हो गया। अंत में सारा प्रयास इस बात का हुआ कि अगर इस परिस्थिति के बाद क्या रास्ता निकल सकता है जिससे कि ये कोलेरी चालू हो। तो विशेषज्ञों से बात करके यह पता लगा कि 1980 से पहले जिस इलाके में माइनिंग एक्टिविटीज़ हो चुकी है उसको टेक्निकल टर्मोलॉजी में ब्रोकन एरिया कहते हैं। यदि कबरी बाग 1980 से पहले है और ब्रोकन एरिया है तो उस आधार पर टर्म ऑफ रेफरेंस देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। टर्म ऑफ रेफरेंस की इस प्रक्रिया में ब्रोकन एरिया का सर्टिफिकेट DFO टेरिटोरियल से मिलना था। DFO टेरिटोरियल से लगातार बातचीत के क्रम में यह स्थापित हुआ कि CCL को 1980 से पहले वहाँ पर अपने कार्यरत होने का प्रमाण देना पड़ेगा। लगभग 19 पन्नों के दस्तावेज में CCL ने ये तमाम कागजात DFO के समक्ष समर्पित किए। 1980 से पहले प्रोडक्शन का डेटा दिया, पूरा कोलेरी का इतिहास लिखा। और यहाँ बैठे हुए साथियों के माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कोलेरी का इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माइंस ऑफ एशिया है। किसान मंच ने मंगलवार को झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया।
इसके उपरांत किसान मंच के लोगों ने टावर चौक तक एक रैली भी निकाली। इस दौरान किसानों ने जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होने के विरोध में उपायुक्त और थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश के द्वारा किसानों के जमीन से संबंधित रजिस्टर टू फाड़ दिए जाने के मामले में अभी तक किसानों के आवेदन पर जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिससे किसानों में जिला के पुलिस और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पारित किया, जो स्वागत योग्य है, पर उस नियोजन नीति का लाभ उन गरीब झारखंडियों को कैसे मिलेगा जिसके पास खतियान नहीं है। चोर है, चोर है, गली गली में चोर है, चोर है, थाना प्रभारी हाय 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 हाय। प्यार क्यों नहीं है गिरिडीह एसपी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। लेकर रुक के आला डीसी पर एफआईआर क्यों नहीं गिरिडीह एसपी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गिरिडीह जिला का किसान खतियान लेने के लिए साल भर से परेशान है। कभी यहाँ मशीन खराब होने का बहाना बनाया जाता है, तो कभी जब लोग आवेदन देने जाते हैं तो रिसीविंग नहीं देता है, और कभी रिसीविंग देता है तो उस रिसीविंग पर अपना हस्ताक्षर नहीं करता है। लगातार यहाँ के किसान डीसी को भी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन डीसी साहब सुन नहीं रहे हैं। यहाँ के किसान के 400 लोगों का रजिस्टर टू फड़वा दिया गया, ये आवेदन जो है उसको फड़वा दिया गया। हम लोगों ने थाना में आवेदन दिया, देने में 2 महीना से अधिक समय हो रहा है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो रहा है। थाना प्रभारी एसपी पर कह रहे हैं, एसपी थाना प्रभारी को कह रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब किसान मंच जो है तो डीसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। जब तक यहाँ के किसानों को खतियान नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। सरजेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित छात्राओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू और विधि विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोप्पो शामिल हुई। अतिथियों का विद्यालय की छात्राओं ने तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए छात्राओं ने बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य पेश कर अतिथियों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम में विधायक ने वर्ग 10वीं के छात्राओं को गुलाब देकर स्वागत किया और कहा कि सर जेसी बॉस विद्यालय की बेटियां अनायास नहीं चलाती है और आज का यह कार्यक्रम देखकर ऐसा लगा कि कम संसाधन और कम सुविधा के बावजूद सरकार के प्रयास के साथ विद्यालय परिवार ने आज सुस्वागतम के ऐसे कार्यक्रम को कर दिखाया जो इनके हौसले और जज्बे को प्रदर्शित करता है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे प्रशासन को और आभार प्रकट करता हूं वैसे छात्राओं को जिन्होंने खुद की लगन से एक इतने उम्र दे कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह बेटियां झारखंड स्तर पर विद्यालय का नाम रोशन करेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके साथ है। स्वागत किया जा रहा है। तो शानदार तालियां बजती है। आज इन लोगों का विद्यालय में आगमन और प्रारंभ कभी है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने वर्ग 9वीं के छात्राओं को गुलाब भेंट करते हुए उनका स्वागत किया और कहा कि विद्यालय का यह प्रयास निश्चित रूप से स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के राह में बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम है और ऐसे प्रयास शैक्षणिक वातावरण को बनाने में, छात्राओं में अनुशासन पैदा करने में और उनके जीवन को एक अच्छा मार्ग देने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है। विद्यालय की यह कोशिश सराहनीय है और बच्चों को यही हम लोगों ने सीख दिया कि ये एक ऐतिहासिक विद्यालय है और हम लोग इस विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में भी चयनित किया हुआ है, तो उनका प्रदर्शन भी उत्कृष्ट हो और उसके लिए हम लोगों को टीचर्स के बारे में या टीचर से संबंधित या स्कूल के बारे में और भी कुछ चाहिए होगा तो हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों ने आश्वासन दिया है। और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम से मोटिवेट होकर करके और भी विद्यालय के बच्चे इस विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ लगाएं, ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा है। और एक समय आएगा जब यहाँ रिटन टेस्ट होकर के ही बच्चे आए, ऐसा लग रहा है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी उत्साहवर्धक था और एक नए जोश के साथ यहाँ के बच्चियों ने स्वागत किया है, तो निश्चित रूप से आगे भी इसी जोश को कायम रखेंगे, ऐसा हम लोगों ने उनको शुभकामना दिया है। स्वागत संबोधन करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम उन छात्राओं के सपनों को पंख देने के लिए आयोजित की गई है जो अपनी मंजिल की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन पंखों से मुक्त छात्राओं के हौसलों को खुला आसमान मुहैया कराना जरूरी है और इसलिए विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों का स्वागत के साथ साथ यह उम्मीद करता हूं कि सीमित समय में हमें मानव संसाधन मुहैया कराए ताकि इन छात्राओं के सपनों को उड़ान दिया जा सके। विद्यालय में उत्सव का माहौल है। विद्यालय जब स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के रूप में चिन्हित किया गया, लगातार सरकार की ओर से और खास करके कम संसाधन कम सुविधाओं के बाद भी रोज़ नए नए कार्यक्रम, छात्राओं में उत्साह, छात्राओं का मार्गदर्शन और आज तो बड़ी खास वक्त था हमारे विद्यालय के लिए कि विद्यालय परिवार की ओर से वर्ग 9वीं और 11वीं के बच्चियों का सुस्वागतम समारोह का आयोजन किया गया। उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम सरकारी विद्यालयों में जो ठप्पा लगा है कि कुछ नहीं होता, उनके लिए निश्चित रूप से एक संदेश होगा कि यहाँ भी सब कुछ होता है, कम संसाधन और कम सुविधाओं के बावजूद, और लगातार हम इसे जारी रखते हुए एक अच्छा माहौल, अच्छा शैक्षणिक वातावरण देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षिका संध्या संथालिया, पापिया सरकार, भावना कुमारी, सपना कुमारी, शिक्षक राजेंद्र कुमार, पुलेज मरांडी, मनोज कुमार, शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी का योगदान रहा। देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में आसमानी बिजली की चपेट में आने से एक साथ 40 मवेशियों ने तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना से मवेशी मालिकों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मवेशी मालिक मुआवजा की मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण अपने अपने मवेशियों को सोमवार की दोपहर चराने के लिए जेरोडीह जंगल गए थे। इसी बीच तेज़ बारिश शुरू हुई और मवेशी मालिक इधर उधर छुप गए। बारिश के दौरान आसमान से कहर बरपी और घास चर रहे मवेशी इसके शिकार हो गए। घटना में 23 भेड़, 13 बकरी और 6 गायों की मौत हुई है। घटना के बाद पशुपालक हताश हैं और प्रशासन से मुआवजा दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं।
बेंगाबाद थाना पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक बड़े मामले का उद्भेदन कर न सिर्फ मवेशियों को तस्करों की चंगुल से मुक्त कराया, बल्कि इस मामले में पुलिस ने 19 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि एसपी अमित रेणु ने गुप्त सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए छोटकी खरगडीहा में वाहन जांच अभियान शुरू किया और इसी दौरान एक मिनी ट्रक और 10 पिकअप वाहन से 65 गाय, 2 भैंस और 31 गौवंश बरामद किए। इस मामले में बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 219/22 दर्ज किया गया। बताया जाता है क्रूरतापूर्वक 98 मवेशियों को बिहार से चकाई के रास्ते हुए बेंगाबाद होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों से पूर्व से गौ तस्करी के धंधे में शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस के समक्ष उन्होंने स्वीकार भी किया है। दुर्गा पूजा की तैयारी चाहों और शुरू हो गई है, वहीं पूजा में बेहतर विधि व्यवस्था हो, इसको लेकर गिरिडीह सदर विधायक गंभीर है। इस संदर्भ में मंगलवार को विधायक ने गिरिडीह शहर से सटे पपरवा टांड, बनियाडीह और सेंटर पीठ के पूजा पंडाल का जायजा लिया। मौके पर विधायक के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पप्पू सिंह, रॉकी सिंह, अभय सिंह, राकेश रंजन, सुमित कुमार मौजूद थे। इस दौरान विधायक ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर समस्याओं को जाना, साथ ही उसके निराकरण का भरोसा दिया। उन्होंने अपने निधि से तीनों पूजा पंडालों में स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की। मौके पर विधायक ने कहा कि पूजा में किसी तरह का विघ्न ना हो, इसके लिए सभी पूजा समितियों से वे संपर्क में रहेंगे और पूजा समितियों को हर संभव मदद करेंगे। हमारे पास था नहीं, आज भेजे हैं गाड़ी। रोड का क्लीनिंग करवा दीजिए, रोड खराब हो गया। बरसात अभी 4 दिन और रहेगी बारिश तो, लेकिन आपके पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 20 करोड़ से अधिक की तो हम लोगों का छठ घाट पूरे इस अगदौली खुर्द पंचायत बोलिए, सीसीएल क्षेत्र बोलिए, साथी हैं। 2 साल तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के चलते प्रॉब्लम कहाँ खड़ा हो गया वो बता रहे हैं। 29 हेक्टेयर जमीन कबरीबाद का जंगल झाड़ी, 29 हेक्टेयर जमीन जंगल झाड़ी होने का सबसे बड़ा हम लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। सारा कुछ तैयारी होकर जब गया तो जाके सिया में अटक गया, इसलिए कि 29 हेक्टेयर जमीन न तो ये छोड़ सकते हैं और न जंगल झाड़ी के ऊपर वो देगा। अब उसमें रास्ता ये खोजा गया कि 1980 जब से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, उससे पहले अगर वो ब्रोकन लैंड है तो इसी आधार पर टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेगा। फिर वो सारी फाइल वापस मंगाकर डीएफओ टेरिटोरियल से बात करके इनसे डॉक्यूमेंट सबमिट करा के अब वो ब्रोकन लैंड का हम लोग सर्टिफिकेट ऑब्टेन करेंगे और उस ब्रोकन लैंड का सर्टिफिकेट को जब हम सीआ में डालेंगे तब जाके हमको टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेगा। और जिस दिन हमको टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेगा, फिर आज हम बोल के जा रहे हैं कि 1 हफ्ता में हम सीटीओ लेके आएंगे। हमको रांची बैठना पड़ेगा, 1 हफ्ता हम रांची बैठेंगे, 1 हफ्ता में सीटीओ लेके आएंगे। कुछ बचा हुआ नहीं। शारदीय नवरात्र के मद्देनज़र आज 3 पूजा मंडपों का हम लोगों ने निरीक्षण किया, दौरा किया। सबसे पहले पपरवा टाउन हम लोग पहुँचे, उसके बाद बनियाडीह और उसके बाद सेंटर पे पूजा कमेटियों के साथ बैठक करके उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और यथासंभव उन समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया। तीनों ही पूजा पंडालों में अपने विधायक निधि से एक हाई मास्ट लाइट देने की घोषणा मैंने की है और मैंने यह कहा है कि इस पूजा से पहले उस लाइट को जल जाना चाहिए। अलावे सीसीएल प्रबंधन से भी हम लोगों ने इस विषय में बात की, क्योंकि ये तीनों ही पूजा जो है वो सीसीएल के क्षेत्र में है। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप पूजा कमेटियों को बुला लें और बुलाकर पूजा कमेटियों की जो मांग है उसको गंभीरता से सुनकर उसका निराकरण करें और कलश स्थापन के 1-2 दिन के आगे पीछे मैं पुनः एक बार दौरे पर जाऊंगा और मैं देखूंगा कि जिन बातों को हम लोग कह कर आए थे वो चीज़ें पूरी हुई अथवा नहीं, और नहीं हुई हैं तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पूजा कमेटियों की जितनी भी जायज़ मांगे हैं उसको प्रशासन तक पहुँचाने और उसका एक स्थायी समाधान दिलाने का कोशिश हम लोगों का रहेगा और इसमें निश्चित रूप से हम लोग कामयाब।
बस दुर्घटना में सिख समुदाय के लोगों की मौत से गिरिडीह के लोग आहत हैं। जगह जगह शोक सभा आयोजित कर मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जा रही है। इसी कड़ी में शहर के हरसिंगरायडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी शोक सभा आयोजित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर विद्यालय परिवार व अध्ययनरत बच्चों ने 2 मिनट का मौन धारण कर ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में मंगलवार को भाकपा माले व अखिल भारतीय किसान महासभा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किसान मजदूर अधिकार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बगोदर विधायक विनोद सिंह और धनबार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पासवान और संचालन भोला साव ने किया। रैली को संबोधित करते हुए बगोदर विधायक विनोद सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र को माइका नगरी कहा जाता है। यहाँ की एक बड़ी आबादी ढिबरा चुनकर अपना भरण पोषण करती है, लेकिन ढिबरा बंद हो जाने से क्षेत्र के गरीब मजदूर दाने दाने को मोहताज हैं। चिंता की लकीरें बता रही है कि इस साल किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए कितनी ही विपरीत परिस्थितियाँ आई। स्थिति ये हो गई है कि जो धान के फसल पे, जो खेती पे लोग निर्भर थे, उस दौर में सरकार से लोगों को सबसे जो मदद की जरूरत है, दरकार है, तब ये सरकार आप देख रहे हैं कि सूखे की चपेट में पूरा इलाका, पूरा झारखंड, पूरा तीसरी है। जब लोगों को अपने खेती के लिए, अपने धान के लिए, अपने फसल के लिए बाजार पर निर्भर रहना होगा, तब हमारी जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो कह रही है कि आपदा में हम अवसर तलाशते हैं, वो अवसर क्या तलाश रहे हैं कि जिस आज़ादी के 75 साल को भी हम तमाम लोगों ने धूमधाम से मनाया, उस 75 साल में उपहार दे रही है कि अब आप भी सूखे तो हो गए, आप राहत की बात कर रहे हैं, सरकार तो अभी तक पल्ला झाड़े हुए हो। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि 5 अक्टूबर तक ढिबरा, गिट्टी और बालू चालू नहीं हुआ तो गिरिडीह जिला में भाकपा माले 25 सितंबर को 30,000 मजदूरों के साथ आंदोलन कर उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेगी। मुख्य किसान मजदूर अधिकार रैली का मुख्य मकसद था कि अभी जो गाँव तीसरी और देवरी इलाके में जो रोजगार का मुख्य साधन था ढिबरा, और उसको जिस तरीके से फॉरेस्ट विभाग और डीएमओ विभाग के, खनन विभाग के द्वारा और पुलिस के द्वारा बंद किया गया है, इससे साफ प्रतीत होता है कि लोग रोजगार छीनने पर लगा हुआ है। और ऐसे खास करके यहाँ पर रोजगार को कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर यदि रोजगार छीना जाएगा तो ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि यदि ढिबरा इलीगल है तो उसको लीगलाइज किया जाए और ये रोजगार का मुख्य साधन है, इसको चालू किया जाए। दूसरी बात है कि झारखंड में और खासकर गिरिडीह जिला में सुखाड़ की स्थिति है। किसानों को
जो है सो पूरे गिरिडीह जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए और 10,000 प्रत्येक एकड़ को जो है सो रुपया दिया जाए और तमाम तरह के बिजली बिल माफ़ किया जाए। तीसरा मांग है हमारी कि अभी आप देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार के द्वारा फ्री अनाज जो महीना में 2 बार मिलता था, एक तो रुपया वाला मिल रहा है, लेकिन 1 सितंबर माह से 1 मई जो फ्री अनाज को बंद कर दिया गया। ये देश के किसान मजदूरों और गरीबों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है और आप भाजपा को कहने का कोई हक नहीं है कि हम गरीबों को फ्री अनाज देते हैं, जबकि अभी पूरा सुखाड़ की स्थिति है। इसलिए हेमंत सरकार इस पर विचार करे और जो है सो जिस तरह से 2 बार गरीबों को अनाज मिल रहा था वो चालू रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुन्ना राणा, नागो मरांडी, कयूम अंसारी, बालेश्वर यादव, विजय सिंह, नागेश्वर यादव, रामकिशन यादव, ललिता देवी, राजेश यादव, धर्मेंद्र यादव, मुन्ना गुप्ता, उपेंद्र शर्मा, छोटू यादव शामिल थे। गिरिडीह आरके महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री सेन सान्याल ने सोमवार को महाविद्यालय प्रशासन के साथ एक बैठक की। बैठक में महाविद्यालय में मौजूद कई समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए एक प्रस्ताव पारित कर विश्वविद्यालय को भेजने का निर्णय लिया। इस संबंध में प्राचार्य मधुश्री सेन सान्याल ने कहा कि महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलपति से वार्ता की है ताकि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलता है ना, उससे भी इस कॉलेज में टीचर्स के साथ एक बैठक हुई जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया। यूनिवर्सिटी से एक हमारे पास एक रिक्वेस्ट लेटर आया है जिसमें यहाँ के जो वोकेशन मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे हम लोग की चर्चा हुई और यूनिवर्सिटी से जो मांग किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग एक सब्जेक्ट है। वोकेशनल ट्रेनिंग में वहाँ सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई होगी, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। तो उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ के 3 शिक्षकों को हम लोग वहाँ भेजेंगे। उसमें जिन लोग हैं एक है नम्रता और एक है छाया और एक है पूनम। तो ये तीनों ने वहाँ वर्कशॉप में जाएंगे। 23 को ये वर्कशॉप है, वहाँ जाके वहाँ से नॉलेज गैदर करके हमारे छात्रों के बीच बांटेंगे। इसीलिए ये मीटिंग आज हुआ है। धनबाद जिले के कुसमाटांड में गांडे के बुधुडेह निवासी प्रदीप रवानी मॉब ब्लीचिंग का शिकार हो गया। इलाके में बच्चा चोर की अफवाह पर लोगों की काफी भीड़ जुट गई और भीड़ ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस घटना के विरोध में अब रवानी समाज आगे आया है। मंगलवार को इस घटना के विरोध में जिले के गांवा प्रखंड में रवानी समाज ने प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर घटना का विरोध जताया। इस दौरान मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि 15 सितंबर को गांडे निवासी प्रदीप रवानी के पेट में दर्द होने पर उसके परिजनों ने उसे धनबाद के पीएमसीएच में भर्ती कराया। इलाज के दौरान 16 सितंबर को रात में अचानक पीएमसीएच हॉस्पिटल से गायब हो गया, जिसके बाद परिजन उसे ढूंढने लगे। इसी बीच यह घटना सामने आ गई। अगवाओं ने इस मामले में दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने और मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी व 50 लाख मुआवजा देने की मांग की है। सरकारी नौकरी देना होगा, सरकारी नौकरी देना होगा। प्रदीप राम के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की गारंटी करो। प्रदीप रवानी थे जिनका पेट में दर्द था, इलाज कराने के लिए वो 15 तारीख को धनबाद पीएमसीएच गए थे और वो इलाज करवा रहे थे। वो रात को 16 तारीख को रात को अपना मतलब हॉस्पिटल से गायब हो गए और रात को उसका परिजन खोज रहे थे कहाँ है। सुबह पता चला कि कोई कुसमा टिल्ला है, उसमें वहाँ पर कोई बच्चा चोर करके किसी आदमी का मार दिया गया। जब वहाँ जाकर देखा तो वही प्रदीप रवानी थे। वो प्रदीप रवानी का 2 बच्ची और 1 बच्चा है और सब छोटा छोटा है
और ये बच्चा चोर के अफवाह में मॉब लिंचिंग कर दिया गया, मार दिया गया और उसका अभी कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग मामले में जो हत्या हुआ है उस पर मुकदमा हो, हत्यारों को गिरफ्तार करे, हत्यारों को फांसी की सजा दे, हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करें और उनके परिजनों को 50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी देने की गारंटी करें। इसी का हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं। युवाओं को सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान के झुंझुनू निवासी सुभाष नायक इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल जागरूकता यात्रा पर हैं। यात्रा के क्रम में सुभाष नायक मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे। इस क्रम में खूरी महुआ से लेकर जमुआ तक आरएसएस के स्वयं सेवकों ने उनका स्वागत किया। वहीं करिहारी में अमित कुमार राय, विकास मंडल आदि ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सुभाष मंडरों की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने बताया कि वे 200 दिन की यात्रा में सबसे पहले उत्तराखंड स्थित केदारनाथ गए और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन कर वे आगे बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं में धर्म, धार्मिक व भारतीय संस्कृति से विमुख होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए युवाओं को धर्म व भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए ये पैदल यात्रा पर निकले हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान से चल के आया हूँ। सुभाष नायक मेरा नाम है। मेरा मकसद सनातन धर्म का प्रचार है। अभी तक गया हुआ मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा करने का प्रण किया था। इसमें से केदारनाथ जी और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए। इधर वैद्यनाथ जी आज पहुँचना था लेकिन बरसात के कारण विलम्ब हो गया, तो कल वैद्यनाथ जी परसों के दर्शन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नल जल योजना में संवेदक द्वारा अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जमुआ प्रखंड के नवडीहा पंचायत के लोग अपने मुखिया, वार्ड सदस्य व जल सहियाओं के साथ पपरवाटार स्थित न्यू समाहरण न्यायालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने योजना में बरती जा रही अनियमितता के विरोध में उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के बोरिंग के लिए पॉइंट का चयन कर लिया गया। वहीं अब इसके निर्माण में भी काफी गड़बड़ी की जा रही है। घटिया सामानों का प्रयोग किया जा रहा है। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मामले की जांच करवाकर बेहतर ढंग से योजना के कार्य को पूरी करवाए जाने की मांग की। मैं जमुआ प्रखंड की नोडिया पंचायत केरीडी ग्राम की जलसहिया हूँ। मैं डीसी साहब से अनुरोध कर रही हूँ कि हमारे जो मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं और हमारे जितनी जलसहिया दीदी हैं, हम लोग कह रहे हैं, हम लोग जो काम कर चुके हैं ग्रामीण में, हम लोग चाह रहे हैं कि ठेकेदार से काम ना हो और हमारे ग्राम में हम लोग खुद करने के लिए सहमत हैं। हम लोग क्योंकि ग्रामीण में काम हम लोग कार्य कर चुके हैं, इसलिए डीसी साहब से अनुरोध कर रही हूँ कि ये कार्य हम लोग को दे, ताकि बाहर के ठेकेदार को ना दे। हम लोग अपना देख रेख और ग्रामीण को लेके चलने वाले हैं। हम लोग ग्रामीण को भी स्वच्छ भी हम लोग ग्रामीण को किए हैं, शौचालय बना के। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे ग्रामीण और हम लोग सब मिलकर काम को करें, बाहर का कोई ठेकेदार ना आए। प्रसाद वर्मा, ग्राम पंचायत नवडिहा, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह से हूँ। आज हम लोग डीसी साहब से मिलकर एक ज्ञापन देने आए हैं। विषय है प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत हो रहे अनियमितता के संबंध में। अनियमितता ये है कि हमारे पंचायत में नल जल योजना के तहत कार्य प्रारंभ कर दिया गया संवेदक द्वारा, जिसमें हम लोग मुख्य 4 बिंदु को अनियमितता के रूप में देख पाए हैं। जिसमें प्रथम है
बिना ग्राम सभा किए जगह का चयन संवेदक द्वारा कर लिया गया है। जो हम ग्रामीणों को लग रहा है कि ये जगह चयन जो है सो गलत हो गया है, यहाँ से पूरा गांव में और सभी व्यक्ति को पानी नहीं मिल सकेगा। दूसरा है कि बोरिंग जो अभी बरसात में हो रहा है उसमें केसिंग जो है 12 किलो का डालना चाहिए। संवेदक द्वारा जो है सो 10 किलो का ही केसिंग डाल करके और काम चलाया जा रहा है, जिससे हम लोग को लग रहा है कि भविष्य में ये बोरिंग लैप्स हो जाएगा और हम लोग को जो स्वच्छ पानी मिलने का जो उम्मीद जगह है प्रधानमंत्री से, वो सपना जो है सब साकार नहीं हो सकेगा। तो अभी क्या चाहते हैं? हम लोग अभी चाह रहे हैं कि जो ठेकेदार जो अपने मन से काम कर रहे हैं मनमानी ढंग से, तो समुदाय के साथ जुड़ करके वहाँ मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, जलसहिया है, जो लगभग 15 वर्ष से बिना मानदेय के काम कर रही है। फिलहाल सरकार इन लोग को 1000 रुपया मानदेय लागू की है, वो भी 37 महीनों से बकाया है। फिर भी ये सब जलसहिया अभी तन मन से काम कर रही है। पंचायत में शौचालय बनाई है, ODF कराने में इन लोगों का योगदान है। हम ग्रामीण जो है सो जलसहिया के ऊपर विश्वास किए हैं आज तक कि इनके द्वारा जो काम होता है अच्छा होता है, और नल जल योजना का संचालन भी बाद में जलसहिया के द्वारा ही होना है। इसलिए अगर ये काम जलसहिया के माध्यम से होता तो शायद उसमें बेहतर होता है, क्योंकि चलाना इसको है। अगर ये उसमें काम भी करेगी तो निश्चित है कि काम संवेदक से ज़्यादा अच्छा जलसहिया लोग कर पाएंगे, मुखिया जी कर पाएंगे, क्योंकि इनको उसी धरती के मुखिया जी भी हैं। इसको अभी से जीवित जब तक रहेंगे तब तक वहीं रहना है, तो अपना हाथ से काम ही अच्छा ही करेंगे। शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज के भवन में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया गया। समारोह में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने बुके देकर तथा संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद ने शॉल देकर राजेंद्र प्रसाद को सम्मानित किया। समारोह में जिला अध्यक्ष ने कहा कि तेली जाति को पिछड़ा वर्ग एनेक्सर 1 में रखा गया, लेकिन संबंधित पदाधिकारी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आनाकानी करते हैं, इसका निराकरण होना चाहिए। समारोह का संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। ये है कि बहुत सारी जगह में मैं देखता हूँ उसका रास्ता चालू करने का मैं जरूर चाहता हूँ। और इस ऊंचाई तक इन्होंने पहुँचाया कि पिछड़ों को अपने जगह पर अपने चेहरा को दिखाने की क्षमता मिली। तो यही राजेंद्र प्रसाद है जिनके अथक प्रयास से सरदार ऊंचा के बैनर में चले, उन्होंने दूसरी जातियों के उत्थान के लिए, उनको उचित स्थान दिलाने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो इनके लिए बहुत ही एक काबिल की बात है, तारीफ की बात है। मैं इस संघर्ष में जीवन को देखा हूँ और सभी झारखंड के लोग राजेंद्र प्रसाद से वाकिफ हैं और इन्होंने जो काम किया है की चिट्ठी है उस पर संज्ञान नहीं लेकर के उसमें सत्यापन की बात करते हैं, जिससे देरी होती है और हमारे लोगों को असुविधा महसूस होती है। मैंने उनसे आग्रह किया और हमारी बात को उन्होंने तुरंत संज्ञान में लिया और संबंधित पदाधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। साथ ही साथ समाज के उत्थान की बातें, समाज के लोगों की हित की जो बातें होगी, उनका पिछड़ा वर्ग में जो स्थान जहाँ तक दिलाने की बात होगी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर पूरा संज्ञान लेकर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज की जो दिक्कतें होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और आज सम्मान समारोह में जो बातें आई हैं उनमें उन तमाम बातों पर उनका आश्वासन मिला कि वो संविधान सम्मत इस पर विचार हम करेंगे। एक चीज़ जो छन करके आई है कि जो बच्चे OBC सर्टिफिकेट या फिर जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, उनको कार्यालय का बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। कभी कभी उनका जो भी पर्पस होता है, पर्पस ही ख़त्म हो जाता है, इतना डिले हो जाता है। तो हमारे तमाम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि आप संबंधित अधिकारी को ऐसा निर्देश दें
कि ताकि त्वरित रूप से ओबीसी सर्टिफिकेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो, त्वरित रूप से बन जाए। समारोह को संबोधित करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी नियम संगत कार्य होगा मैं ज़रूर करूंगा तथा पिछड़ा वर्ग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। ये गिरिडीह जिला तेली समाज के द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया था। उसी क्रम में मैं आज हमारे समाज सेवी लोगों के बीच में आया हूँ और मैंने समाज का कुछ समस्या सुनी है। इन्होंने जैसे बताया कि तेली समाज को BC2 से BC1 में आयोग ने कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये CO वगैरह BC1 का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। मैं इस बात को गंभीरता से लिया हूँ और मैं ज़रूरत पड़ेगा तो उपायुक्त से भी बात करूँगा और मैं अभी ही अनुमंडल पदाधिकारी से बात करके उनको निर्देशित करूँगा कि सभी CO को वो निर्देश दें कि तेली समाज को BC1 का सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र मिले। मैं अभी उनको कहने वाला हूँ और मैं समाज की समस्या को सुना हूँ और जो संविधान के दायरे में मेरे दायरे में जो बातें आएगी उसको मैं देखूँगा और उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। समारोह को उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता ने भी संबोधित किया। वहीं समारोह में संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद, गौरी शंकर साहू, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव मनोज साव, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, मनीष गुप्ता, सीताराम साहू, अरविंद कुमार, प्रवीण साहू, श्याम प्रसाद साहू, प्रदीप कुमार साव, मोहित महतो, संजय कुमार साहू समेत अन्य उपस्थित थे। रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और जेई के साथ मंगलवार को गांवा बीडीओ महेंद्र रविदास ने बैठक कर क्रियान्वित योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायतवार कर्मियों के साथ पंचायत में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। वहीं योग्य लाभुकों को PM आवास योजना एवं भीमराव अंबेडकर जैसी योजनाओं से इच्छादित करने का निर्देश दिया। मनरेगा से गरीबों को रोजगार कैसे मिले, इस पर भी चर्चा की गई। साथ ही रोजगार सृजन को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं नए योजनाओं का सफल कार्यान्वयन को लेकर भी कई आवश्यक निर्देश दिया गया। पेंडिंग योजनाओं का निष्पादन करने को लेकर भी आदेश दिया गया। मौके पर BPO दीपक कुमार, संजय कुमार, पप्पू कुमार, राकेश कुमार, विनोद राय, प्रभु हाजरा समेत कई उपस्थित थे। काम लगेगा, एक बार इधर करने के बाद उधर पंचायत वाला। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।